दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख समितियां और आयोग के बारे में, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीपीएससी एंड ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। देखिए आजकल यूपीपीएससी एक अलग ही पैटर्न और फॉर्म में चल रहा है। कुछ ऐसे प्रश्न वो खोज के लाता है जो 2-3 साल ही पुराने होते हैं, लेकिन उनको वो स्टैटिक के अंतर्गत रख देता है। मतलब ये कि आप कितना भी करंट पढ़ लें, उससे पुराना करंट आपसे वो पूछ ही लेता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समितियां और आयोग। और यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक कई सारे आयोग और समितियां बने हैं, लेकिन यूपीपीएससी का जो फिलहाल अभी जो पैटर्न रहा है उसमें 30 से 40 प्रश्न इम्पॉर्टेंट माने जा सकते हैं। उन्हीं लगभग 40 प्रश्नों को इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि कैशलेस लेन देन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि प्रति व्यक्ति लेन देन की मात्रा के आधार पर तेलंगाना जो है वो यूपीआई लेन देन, कैशलेस लेन देन में पहला स्थान रखता है। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो लेन देन में महाराष्ट्र टॉप पर है। तो कैशलेस लेन देन, जैसा कि आप जानते हैं, नोटबंदी के बाद ये बढ़ गया है और अब धीरे धीरे लोग कैशलेस ही होते जा रहे हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो देखो दोस्तों, ये है नीरज कुमार गुप्ता समिति, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो समिति थी इसका गठन केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, नोटबंदी के बाद रुपये 500, रुपये 1000 के नोट जो थे वो चलन के बाहर हो गए थे। इसके बाद ये जो समिति थी बनाई गई थी, नीरज कुमार गुप्ता समिति, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका संबंध जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी है। तो ये जो आयोग बनाया गया था दोस्तों, ये था आपका हंटर कमीशन, हंटर आयोग। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको पता होगा कि रॉलट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया था, तो उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी जिसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। इसके बाद डायर जो था उसने यहाँ पर सभी पर गोली चलवा दी थी और 10 मिनट में उसने 1000 राउंड फायरिंग करवाए थे। खैर ये तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण हेतु सुझाव, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था। जैसे ही बात आए विकेंद्रीकरण के बारे में, तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो किस समिति या आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, BR मेहता समिति। और ये समिति बनी कब थी? तो ये बनी थी 1957 में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये जो समिति बनाई गई थी BR मेहता समिति 1957 में, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और समिति की सिफारिशों को अप्रैल 1958 में लागू किया गया था। और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया यूपीपीएससी में। ठीक है, अगला है, कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उनको क्रम में भी आप याद रखिएगा। तो फिलहाल कौन सी समिति है जो कि पंचायती राज से संबंधित है? तो LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। अब यहाँ पर दोनों ही समितियाँ जो हैं ये पंचायती राज से ही जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं LM सिंघवी समिति के बारे में। तो दोस्तों ये जो समिति थी LM सिंघवी समिति, ये 1986 में भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करना। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की ताकि उन्हें सुरक्षा, स्थिरता और स्वायत्तता मिल सके। इस समिति ने नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी एक प्रावधान का सुझाव दिया था कि चुनाव जो हैं वो नियमित हों, निष्पक्ष हों। और इन्हीं सिफारिशों ने 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को प्रभावित किया, जिसने भारत में पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया था। इसी के साथ याद रखिएगा PK थुंगन समिति के बारे में भी। ये समिति बनी थी 1988 में, 1988 में। जिला नियोजन के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए यह गठित किया गया था। इस समिति ने 1989 में सिफारिश की कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए
ताकि उन्हें नियमित चुनाव मिल सकें और धन तथा जिम्मेदारियां सौंपी जा सकें। तो इस सिफारिश के परिणाम स्वरूप बाद में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था। तो एग्जाम में ये प्रश्न भी अक्सर आता है, पॉलिटी में आ जाएगा ये, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि जो संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ था उसका बेस पीके थुंगन समिति की सिफारिश थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था। वैसे भी अगर प्रश्न एग्जाम में नहीं भी आते हैं तो भी ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना कभी भी किसी भी परीक्षा में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी चीज़ें आप ऐसे भी समझिए ताकि आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। बैंकिंग सेवा सुधार के लिए अभी आपने देखा था ना कि जो 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया था उस पर आधारित क्वेश्चन पेट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो प्रश्न पत्र देखते रहा करिए आप लोग, ठीक है। बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था। तो ये जो समिति दोस्तों ये थी गोईपुरिया समिति, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और गोईपुरिया समिति बनी कब थी, तो ये 1990 में बनी थी। इसका गठन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि भंडारी समिति का गठन किस मुद्दे पर किया गया था। भंडारी समिति का गठन जो था किस मुद्दे पर किया गया था। तो ये जो भंडारी समिति थी दोस्तों ये बनाई गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें थी ये स्थापित कब होना शुरू हुई थी, तो 1975 में हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो भंडारी समिति थी ये बनाई गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए। हालांकि ये जो मतलब देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर पुनर्संरचना की बात हो रही है। ठीक है, मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने के बारे में बात हो रही है। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें बनाई गई थी ये 1975 में स्थापित हो गई थी। तो इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फिर 1994 में आपका जो भंडारी समिति है इसका गठन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं छोटे पैमाने के उद्योगों को सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, किस प्रकार से उनको फाइनेंस किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए जो समिति बनाई गई थी ये समिति थी कौन सी। तो दोस्तों ये समिति आपकी है आबिद हुसैन समिति, जो कि बनी थी 1997 में, 1997 में समिति बनी थी। आर्थिक सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो देखो ये जो पीडीएफ है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप में आ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल कॉस्ट देनी पड़ती है। तेंदुलकर समिति का गठन किस मुद्दे के लिए किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है तेंदुलकर समिति, आपने कई बार सुना होगा तेंदुलकर समिति। तो दोस्तों ये जो तेंदुलकर समिति थी यह निर्धनता रेखा के आकलन के लिए गठित की गई थी। ठीक है, ये जो तेंदुलकर समिति थी इसने एक उल्लेखनीय काम किया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि एक अलग कमेटी बनाई गई थी, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने जो निर्धनता रेखा था उसके लिए कैलोरी के आधार पर एक लाइन खींची थी, लेकिन उसका विरोध किया गया तेंदुलकर समिति के द्वारा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं तेंदुलकर समिति के बारे में। इसका गठन 2005 में हुआ था योजना आयोग द्वारा। गरीबी आकलन पद्धति की समीक्षा करने के लिए तेंदुलकर समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2005 में। और जो तेंदुलकर समिति थी ये प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के नाम पर यह समिति बनी थी। तो प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 4 साल में इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें कैलोरी आधारित गरीबी रेखा से उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखा में बदलाव की सिफारिश की गई थी, जिसमें भोजन के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया गया था। तो यहीं पर देखो, क्योंकि बात हो रही है कैलोरी आधारित गरीबी, तो इसको देख लेते हैं। ये जो कैलोरी आधारित गरीबी रेखा थी ये खींची गई थी अलग समिति के द्वारा। अलग समिति कब बनाई गई थी, 1979 में, 1979 में अलग समिति के द्वारा कैलोरी आधारित गरीबी रेखा तय की गई थी। और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम उपयोग करने वाले शहरी निवासी, कितना, 2100 कैलोरी, और 2400 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले ग्रामीण निवासी जो थे वो गरीब माने जाते थे। मतलब अगर इतने कैलोरी का भोजन उनको मिल रहा है तो वो मतलब गरीबी रेखा के ऊपर हैं। अगर मतलब जैसे गांव का कोई आदमी है वो 2400 कैलोरी से कम का भोजन कर रहा है तो वो गरीब है। अब ये कैसे डिसाइड होगा भाई साहब, कोई कैलोरी मीटर तो लेके घूमता नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब ये जो मापक था ना, ये जो स्केल था ये बड़ा ही अव्यवहारिक था। इसको हटाया गया था कब, तेंदुलकर समिति के द्वारा।
नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आर एन मल्होत्रा समिति के बारे में बात करते हैं। तो आर एन मल्होत्रा समिति दोस्तों ये बनाया गया था बीमा क्षेत्र के लिए, जिसका गठन हुआ था 1993 में, 1993 में। इसके अध्यक्ष थे रिटायर्ड रिजर्व बैंक के गवर्नर आर एन मल्होत्रा। ठीक है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए ये समिति बनाई गई थी, आर एन मल्होत्रा समिति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक है सरकारी आयोग। अब सरकार कहाँ कहाँ पर होती है? एक तो हमारा केंद्र होता है, केंद्र में भी एक सरकार होती है। एक सरकार कहाँ पर होती है? हमारे राज्य में होती है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित ये जो मतलब जांच करने के लिए, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए जो आयोग बनाया गया था वो है सरकारी आयोग। तो मतलब ये केंद्र राज्य संबंध पर आधारित था। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। ये भूलेगा नहीं आपको, सरकारिया मतलब केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में क्या संबंध है, तो उस पर ये आयोग बनाया गया था। तो केंद्र राज्य संबंध इसका सही जवाब है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब ये जो सरकारी आयोग था ये बना कब था? तो 1983 में बना था। ठीक है, और सरकारी आयोग की अध्यक्षता की गई थी न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा। इन्हीं के नाम पर इसे सरकारी आयोग कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करना और संविधान में बदलाव का सुझाव देना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका गरीबी आकलन से संबंधित समिति को पहचानिए। गरीबी आकलन से संबंधित यानी कि बात यहाँ पर हो रही है गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो अलग अलग समय पर अलग अलग समितियाँ बनाई गई। सुरेश तेंदुलकर समिति मैंने आपको बताया था, ये तो है ही है। ठीक है, रंगराजन समिति और लकड़ावाला समिति, ये सभी समितियाँ जो हैं ये गरीबी आकलन से ही संबंधित हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी 2005 में, रंगराजन समिति बनी थी 2012 में, और लकड़ावाला समिति बनी थी 1989 में। तो सबसे पहले कौन सी बन रही है? आपकी लकड़ावाला समिति बन रही है, उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति बनती है, और 2012 में बनती है रंगराजन समिति। तो थोड़ा सा क्रम भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आपको बताना पड़ता है कि काल क्रम क्या है। ठीक है, कोठारी आयोग के बारे में बात हो रही है। डीएस कोठारी आयोग वही था ना, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग बना था। तो ये कब बना था? 1964 में बना था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर जब शिक्षा पर आधारित कोई जो है ना आयोग चर्चा में आता है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न अक्सर आता होगा कि जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है उसे किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, वुड डिस्पैच आया था 1854 में आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था, क्योंकि इसने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी और शिक्षा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग। अब देखो यहाँ पर जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था ये 1953 में आया था, 1953 में आया था, और यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की बात की गई थी कि मतलब एक खास भाषा बोलने वाले जितने भी लोग होंगे वो एक स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आयोग था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली थे। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और कब बना था ये? तो ये 1953 में बना था। फजल अली जो थे ये अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। इस आयोग के अन्य सदस्य थे, दो लोग थे जो कि सदस्य थे इस राज्य पुनर्गठन आयोग के। एक थे के.एम. पनिक्कर और दूसरे थे H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। ठीक है, तो इसका गठन राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए किया गया था। तो फिलहाल नेक्स्ट अगला आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये आपका क्लियर है कि 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुई थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है 1976 में आपके संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसी संशोधन में मौलिक कर्तव्य जो थे वो शामिल किए गए थे। विकल्प बी यहाँ पर आपका करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपको भारतीय संविधान के भाग 4A में देखने को मिलेंगे और इन्हें अनुच्छेद 51A में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये 11 है। ठीक है, और इन्हें 42वां संशोधन जो हुआ था संविधान का 1976 में, और बाद में एक संशोधन और हुआ था 2002 में, 86वां संशोधन। इसमें शिक्षा का अधिकार भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसमें कि जो 86वां मौलिक कर्तव्य है,
जो कि 2002 में आया था अस्तित्व में। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष, कब से कब तक, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार भी बनाया और यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सब कुछ आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें केवल समितियाँ और आयोग हैं। मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बात यही है कि रेखी समिति का संबंध किससे है। रेखी समिति, इसका संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर, बैंकिंग सुधार, बीमा या फिर बैंकिंग सुधार। तो दोस्तों ये जो रेखी समिति है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं, आप टैक्स वहाँ पर देते हैं, लेकिन वो टैक्स आपको पता नहीं चलता क्योंकि वो अप्रत्यक्ष है। जबकि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपसे सरकार जो है इनकम टैक्स जमा करवाती है, वो प्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष कर पर बनाई गई थी कौन सी समिति? रेखी समिति। ठीक है, और ये कब बनी थी? तो 1992 में यह समिति गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता की गई थी एल रेखी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर फिर बात आ गई पंचायती राज के बारे में। तो बलवंत राय मेहता समिति निस्संदेह ये है, अशोक मेहता समिति निस्संदेह, जीवीके राव समिति भी है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, भारत में कर सुधार के लिए वर्ष 1991 में किस समिति का गठन हुआ था? 1991 में एक समिति बनाई गई थी टैक्स रिफॉर्मेशन के लिए, कर सुधार के लिए, और ये जो समिति थी दोस्तों ये थी चिलैया समिति, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा, आगे इस पर और भी बात करेंगे। और ये जो समिति थी जे चिलैया समिति, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1993 में। ध्यान दीजिएगा कि ये जो समिति बनाई गई थी चिलैया समिति, तो राजा जे चिलैया इसके अध्यक्ष थे। राजा जे चिलैया, ध्यान दीजिएगा, इनको भारत में कर सुधारों का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म कौन थे? राजा जे चिलैया थे। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसल समिति का संबंध किससे है। बेसल समिति जो थी बनाई गई थी राजकोषीय नीति, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय या फिर गरीबी पर। तो देखो दोस्तों ये जो बेसल समिति थी ये बनाई गई थी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर। एग्जैक्टली बेसल कोई नाम नहीं है, ये एक स्थान का नाम है। तो बेसल समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ठीक है, ये भारत की नहीं है, ये इंटरनेशनल एक समिति है। और यह समिति बैंकों के लिए वैश्विक मानक तय करती है कि चाहे वो भारत का बैंक हो, चाहे फिर अमेरिका का, चाहे सिंगापुर का हो, सबके जो स्टैंडर्ड होंगे वो एक होंगे। 1974 में 10 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों के साथ इस समिति का गठन किया गया था और इसका जो सचिवालय है वो बेसल में है, इसीलिए इसे बेसल समिति कहा जाता है। बेसल जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, जो बेसल कमेटी बनाई गई थी ये बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बनाई गई थी। ये एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसका उद्देश्य है कि जितनी भी दुनिया में बैंकें हैं उनका मानक स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान सा क्वेश्चन है। यंग हिल्टन आयोग, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आपको ये भी पता है कि जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन यंग हिल्टन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1926 में दी थी। ठीक है, इसका नेतृत्व जो था वो एडवर्ड यंग हिल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन समिति का गठन किस मुद्दे पर किया गया था? स्वामीनाथन समिति का गठन जो था वो किया गया था किसके लिए? पैदावार बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो दोस्तों क्या था ना कि बात करें अगर स्वामीनाथन, तो आपको पता होगा कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, MS स्वामीनाथन पूरा नाम होगा। और इन्होंने मतलब इनकी अध्यक्षता में 2004 में एक समिति गठित की गई थी जिसका उद्देश्य था कि मतलब एक तरीके से दोबारा से हरित क्रांति यहाँ पर लाई जाए। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1991 में स्थापित नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? अभी तो हमने पढ़ा कि 1991 में राजा जी चिलैया समिति जो थी गठित की गई थी और उसी समय 1991 में ही एक समिति और गठित की गई थी। कौन सी? नरसिम्हम समिति। तो ये जो समिति थी तो ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपका राजा चिलैया समिति है वो टैक्स रिफॉर्म पर आधारित है, जबकि ये जो नरसिम्हम समिति है ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित की गई थी। और इस समिति का गठन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मेदावोलू नरसिम्हम के नाम पर किया गया था। पूरा नाम था मेदावोलू नरसिम्हम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये शब्द महालनोबिस समिति का संबंध किससे है?
तो अभी फिलहाल आपको याद आ रहा होगा कि हमारे जो 5 ईयर प्लान होते थे, तो इसमें कौन सा आपको पता होगा ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 4 प्लान हैं ये 4 नाम पर आधारित हैं। आपको बस ये याद करना है कि महालनोबिस प्लान पर आधारित 5 ईयर प्लान कौन सा था। फटाफट बताओ, आंसर करो, मैं आगे आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल महालनोबिस समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध, कृषि और ग्रामीण व्यवस्था, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण, या फिर राष्ट्रीय आय। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है महालनोबिस समिति जो थी ये राष्ट्रीय आय पर गठित की गई थी और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1960 में हुई थी। अब देखो दोस्तों, आपको याद होगा कि 1951 से लेकर 1956 ये पहला 5 ईयर प्लान था। फिर 1956 से लेकर 1961 तक का जो समय था, इसमें आपका जो सेकेंड वाला 5 ईयर प्लान था वो चल रहा था। तो जो दूसरा यानी कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा। तो फिलहाल समिति का गठन जो था, यानी कि 1960 में जो राष्ट्रीय आय पर महालनोबिस समिति का गठन किया गया था, तो वो क्यों किया गया था? वो मतलब जो समिति बनाई गई थी ना, वो इस सवाल का जवाब पाने के लिए बनाई गई थी कि पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन लाभान्वित हुआ, क्योंकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, तो फिर आखिर आय बढ़ी किसकी? तो इसकी जांच करने के लिए महालनोबिस समिति बनाई गई थी, क्योंकि महालनोबिस मॉडल पर ही जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बताइए कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये एक अच्छा सा प्रश्न है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई को। ठीक है, और इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आप फटाफट थोड़ा याद करो, मेमोरी पे जोर डालो, बताओ कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? ये फटाफट आपको बताना है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा नहीं आपको। फिलहाल इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसकी, मतलब शिवरामन समिति बनाई गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो नाबार्ड है वो किस प्रकार की संस्था है, वो संवैधानिक है या फिर सांविधिक है? तो दोस्तों याद रखना, संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में हो, और सांविधिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, उसे कानूनी रूप से बनाया जाता है। तो आपका जो नाबार्ड है ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है ना, क्लियर? आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? अब देखिए ये आपका पहला है धर आयोग। धर आयोग बना था 1948 में, 1948 में भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी धर आयोग के द्वारा। ठीक है, दूसरा है आपका जेबीपी आयोग। इसका गठन भी 1948 में ही हुआ था। तो इस समिति ने भी धर आयोग था ना, उसी को इसने फॉलो किया था और कहा था कि इस समिति ने धर आयोग की तरह ही भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया था। मतलब दोनों आयोगों ने कहा था कि भाषाई आधार नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो राज्य हैं उनका गठन किया जाना चाहिए। फिर 1953 में मैंने आपको पढ़ाया था अभी, 1953 में जो बना था फजल अली आयोग। तो इस आयोग ने राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो लागू किया गया था। तो यहाँ पर फिलहाल राज्यों के पुनर्गठन से ही संबंधित तीनों यहाँ पर आपके धर आयोग, जेबीपी आयोग और फजल अली आयोग हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है किस समिति की सिफारिश पर सेबी को SEBI कई बार इसका ना पूछते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो सेबी का फुल फॉर्म होता है आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सेबी की स्थापना होती कब? 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। बाद में सेबी एक्ट 1992 में आया ये, और इसके बाद 30 जनवरी 1992 को एक सांविधिक वैधानिक संस्था से बनाया गया। मतलब ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, कानून के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये जो सेबी बनाया गया था ये नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 1962 में संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए की गई थी? 1962 में
संथानम समिति की स्थापना की गई थी? तो किस सामाजिक समस्या के रोकथाम के लिए की गई थी? तो ये था भ्रष्टाचार। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1962 में संस्थानम समिति जो थी वो बनाई गई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो एक यहाँ पर संथानम नाम के सांसद थे, के संथानम, ये एक सांसद थे और 4 अन्य सांसद और थे, 2 वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे। अब ये देखिए फिर से आपका आ गया कोठारी आयोग, तो कोई मतलब नहीं इसका, शैक्षिक रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये आगे बढ़ते हैं। और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए जो समिति गठित की गई थी, तो ये थी आपकी मंडल कमीशन आया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और ये कमीशन कब आया था? 1979 में इसका गठन हुआ था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, इसका मकसद था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि जो एससी बीसी थे उनके उत्थान के उपायों को पहचान करना। इस आयोग की रिपोर्ट जो आई थी वो 1980 में आई थी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका आ गया व्हिटली आयोग। तो व्हिटली आयोग का गठन किस मुद्दे के समाधान के लिए किया गया था? देखिए जो व्हिटली आयोग था दोस्तों, ये 1929 में जॉन हेनरी व्हिटली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो व्हिटली आयोग का गठन जो हुआ था ये जो है 1929 में हुआ था, जॉन हेनरी व्हिटली की अध्यक्षता में। तो ये जो कमीशन बनाया गया था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसे रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी कहा जाता है, मतलब ये श्रम पर बनाया गया था। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, विकल्प डी आपका सही है। इसकी स्थापना भारत में जो औपनिवेशिक काल था, तो औपनिवेशिक काल में श्रम की स्थिति सुधारने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे है? अब ये करवे समिति भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। 1955 में करवे समिति एक बनाई गई थी जो कि ग्रामीण और लघु उद्योग में सुधारों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केलकर समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य व सुरक्षा, सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल या फिर बैंकिंग सुधार। तो दोस्तों ये जो आपका केलकर समिति है ना, केलकर समिति जो थी ये सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल, इसे आप पीपीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीपीपी मॉडल पर बनाई गई थी। कौन सी समिति? केलकर समिति। और केलकर समिति जो थी यह किसके नाम पर बनी थी? तो विजय केलकर पूरा नाम था। अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है जीएसटी के बारे में। जीएसटी की जो सिफारिश की गई थी वो की गई थी विजय केलकर समिति के द्वारा। कब? 2002 में। अब भारत में जीएसटी के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में जीएसटी के जनक दोस्तों माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जीएसटी लागू कब होता है? तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक है, और भारत में असम जो था ये पहला स्टेट है जिसने जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया था। नेक्स्ट है आपका, देखो ये बहुत कम आएगा, काला धन की समाप्ति के लिए किस समिति या आयोग का गठन किया गया था? तो बात यहाँ पर हो रही है काला धन की समाप्ति के लिए। तो दोनों ही चीज़ें एक तरीके से आप समझो। काला धन मतलब ऐसा धन जिस पर टैक्स लोग नहीं देते हैं। ठीक है, तो काला धन की समाप्ति के लिए या फिर कर सुधार के लिए जो समिति गठित की गई थी ये थी आपकी चलैया समिति, यानी कि राजाजी चलैया समिति। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म वाला, वही जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कमेटी बनाई गई थी वो 1991 में बनाई गई थी। ठीक है, तो इसे आप कहें तो काला धन की समाप्ति के लिए या टैक्स रिफॉर्म के लिए, दोनों ही समितियां एक हैं। पूरा नाम होगा इसका राजाजी चलैया कमेटी या राजाजी चलैया समिति। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी हत्याकांड जब हुआ था, हालांकि ये प्रश्न आएगा नहीं लेकिन मैं फॉर योर कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी ये थी ठक्कर आयोग गठित किया गया था। और इसी प्रकार से जब 1992-93 में मुंबई में दंगे हुए थे तो उसकी जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग गठित किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में भेजी जाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो ये नंबर है व्हाट्सअप का 9452252260 पर व्हाट्सअप करके भी आप ये पीडीएफ हमसे मंगा सकते हैं। थैंक यू।